जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो आप लोग आजकल एक नया न्यूज़ सुन रहे हैं, किसके रिगार्डिंग? इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग। हालांकि ये ट्रीटी तो 1960s के ज़माने की है, बट ये अभी क्यों न्यूज़ में बनी हुई है इसके बारे में हम जानेंगे कि अभी क्यों पाकिस्तान इसमें ऑब्जेक्शन कर रहा है। पाकिस्तान को क्या मतलब एक तरह से इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका निर्णय आया है, और उस कोर्ट के निर्णय में मतलब एक तरह से जो एक कमिटी बिठाई गई थी, एक इम्पार्शियल कमिटी बिठाई गई थी देखने के लिए कि क्या भाई भारत कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या इस ट्रीटी में, जैसा कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इसमें जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो न्यूज़ की कटिंग हम देखते हैं कि वाई न्यूट्रल एक्सपर्ट्स डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इज अ विन फॉर इंडिया। कि क्यों जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का जो गठन किया गया था, उनकी एक टीम का गठन किया गया था, तो उनका जो डिसीजन आया है, और वो जो डिसीजन आया है वो आपका क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी पे आया है, इज अ बिग विन फॉर इंडिया। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ऐसा क्यों है इसको समझते हुए चलेंगे। तो द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बाई इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सितंबर 19। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा साइन की गई थी। कब? सितंबर 19 में 1960 में, यानी 19 सितंबर 1960 को, टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑन द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। किस लिए इसको साइन किया गया था? कि दोनों देशों के बीच में ये जो हमारे पंचनद हैं, इनकी जो पानी, नदी का पानी है, तो किस प्रकार से कौन यूज़ कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को भारत की तरफ से ये नदियाँ आती हैं तो भारत एक तरह से पाकिस्तान को परेशान करने के लिए उन नदियों का पानी रोक ले। तो ये सारी चीज़ों के लिए ट्रीटी हुई थी। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ है कि इस न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किए गए थे। किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की एक कमिटी बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस टर्म के तहत? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि कब हुई थी? 1960 में हुई थी, जिसमें से ये डिसाइड किया गया है कि जो कॉम्पिटेंट टू एजुकेट ऑन द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्या चल रही है उसको आप क्या कर दो, एडजुडिकेट कर दो, यानी कि उसको समाप्त कर दो। रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। किस चीज़ के लिए वो मतलब एक तरह से समस्या चल रही थी? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को लेकर समस्या चल रही है, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। विंडिकेटिंग न्यू दिल्ली लॉन्ग हेल्ड पोजिशन, है ना, कि जो कि न्यू दिल्ली की एक लंबे समय से चली आ रही पोजिशन को क्या करता है? डिसाइड करता है। The decision uphold and vindicates India's stand that all the 7 questions that were referred to the neutral expert in relation to the Kishan-Ganga and the Ratle hydroelectric project। तो ये जो पूरी समस्या चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ये क्यों 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही है? एक जो है किशन-गंगा प्रोजेक्ट, जिसको हम देखेंगे किशन-गंगा नदी पर है, जो कि झेलम नदी की आपकी सहायक नदी है। दूसरा है आपके रातले, जो कि चेनाब के पास बना हुआ है ना। तो आर डिफरेंसेस फॉलिंग विद इन इज कॉम्पिटेंस अंडर द ट्रीटी, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके, किशन-गंगा प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट, तो ये याद रखना। अब ये प्रोजेक्ट किस नदी पे हैं ये भी आपको याद रखना है, और कहाँ पे हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सबसे पहले आ जाते हैं कि ये समस्या क्या हो रही है। तो इससे पहले समस्या समझें। हम लोग को समस्या समझने से पहले ज्योग्राफी देखनी है। तो ये भाई यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से आपकी इंडस निकलती है, यहाँ दामचौक के पास इंडिया में एंटर करती है, और यूं होते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच में बहते हुए इधर ये पीओके में एंटर कर जाती है यहाँ पे, ठीक है। और पीओके में एंटर कर गई, इधर से आपके आई ये इंडस नदी है। इंडस की जो सबसे ऊपरी जो आपकी सहायक नदी आती है, ये कौन सी है? ये है झेलम, है ना। और जो झेलम है, इस झेलम की सहायक नदी है आपकी किशन-गंगा। तो झेलम की जो सहायक नदी है किशन-गंगा, जो कि जिसको नीलम नदी भी कहते हैं, तो ये जो किशन-गंगा नदी है झेलम की सहायक नदी है, ये झेलम में मिल जाती है। फिर इधर से चंद्रभागा के रूप में चेनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से, जम्मू से होते हुए फिर ये आपके आगे जाती है। फिर इधर ये आपकी रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास, वहीं से ब्यास भी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास तो भारत के अंदर ही सतलज नदी में मिल जाती है, जो कि सतलज कहाँ से निकली थी? वही मानसरोवर लेक के पास राक्षस ताल से, और शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है। तो सतलज में ब्यास यहीं पे मिल जाती है। यहाँ पे आपका क्या आता है? हरिके बैराज आता है, ठीक है। फिर यहाँ से सतलज आगे बढ़ती है, यहाँ से रावी आगे बढ़ती है, यहाँ से आपके चेनाब और झेलम। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके, एक तो ये किशन-गंगा है, तो किशन-गंगा नदी हमने देख ली, जिसमें पाकिस्तान ने क्या किया है? ऑब्जेक्ट किया है। तो आपको समझ लेना है कि ये जो किशन-गंगा प्रोजेक्ट है, अच्छा यही किशन-गंगा, इसी का नाम है नीलम नदी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो किशन-गंगा प्रोजेक्ट ये 2018 में शुरू हुआ था, जबकि जो रातले प्रोजेक्ट है इसको 2022 में शुरू किया गया था। तो रातले प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था?
22 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कि व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये है क्या। ये सिंधु घाटी सब मतलब एक तरह से क्या है, सिंधु जो आपका नदी जो आपकी संधि है ये है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान सितंबर 1960, ऑलरेडी हमने देख लिया, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि ये जो 6 नदियां हैं, 5 सहायक नदियां और एक आपकी इंडस नदी, तो ये जो 6 नदियां हैं इनका पानी कैसे बांटना है एक दूसरे देशों के बीच में। तो ये डिसाइड हुआ था तब के पीएम भारत के जवाहरलाल नेहरू और तब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ने ये डिसाइड किया था लगभग 9 साल के अरेंजमेंट के बाद, मतलब निगोशिएशन के बाद। और वो निगोशिएशन कौन करा रहा था, किसके तत्वाधान में वो निगोशिएशन हो रहा था, वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के। तो वो मतलब एक तरह से देख रहा था कि भाई कैसे तुम लोग मैनेज करोगे। तो उस ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ था कि ये जो ऊपर की जो नदियां इंडस हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, इनका पानी तो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। भारत इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा, मतलब पानी थोड़ा बहुत यूज करेगा, बट ऐसा नहीं है कि भारत उस पानी को मोड़ दे रहा है कि यहां से एक नदी से एक कनाल निकाल दी और वो भारत के किसी और जगह पे जा रहा है। या फिर और इसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास, सतलज, इनका पानी भारत मतलब परफेक्टली यूज कर सकता है। यूज तो उनको भी करेगा लेकिन उसमें वो पानी को मोड़ नहीं सकता, इधर उधर नहीं कर सकता है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे हरिके बराज जो है जहाँ पे ब्यास और सतलज मिलती है, वहां से तो हमने एक इंदिरा गांधी कैनाल निकाली है जो कि कहाँ पे जाती है, राजस्थान के एरिया में जाती है। तो वो काम हम ऊपर की 3 नदियों में नहीं कर सकते। कुल मिला के ये था इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इस ट्रीटी के तहत यही डिसाइड हुआ था कि इंडिया दैट इन इफेक्ट इंडिया रफली 30% एंड पाकिस्तान 70% ऑफ द वाटर। तो इंडस रिवर सिस्टम का जो 70% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और भारत 30% यूज करेगा। ठीक है, तो इसी ट्रीटी की आर्टिकल 3 के अनुसार क्या है, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो वाटर ऑन द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान। यानी इंडिया इस ऑब्लिगेशन में है कि जो वेस्टर्न रिवर्स, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, उनके पानी को भारत केवल एक तरह से कुछ प्रतिशत ही यूज करेगा, बाकी उनको पानी को पाकिस्तान में बहने देगा, उसमें भारत डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और इन नदियों को जो पानी है भारत केवल 20% ऑफ वाटर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। किस चीज के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और पावर जनरेशन के लिए। पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने के लिए, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती नहीं है, बिजली जब पानी ऊपर से गिरता है, नीचे टरबाइन लगा होता है, वो घूमता है तो उससे बिजली बनती है। तो वो काम के लिए भारत केवल इन 3 नदियों का, जो कि पाकिस्तान में पूरी तरह से पानी यूज करती है, उनका केवल भारत 20% पानी यूज कर सकता है। ठीक है, तो डिस्प्यूट किस बात को लेकर हुआ कि भारत ने उसमें उन नदियों में प्रोजेक्ट बनाए, एक झेलम में बनाया, एक चेनाब में बनाया, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो तीनों उनमें जाएंगे। भारत उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या इरिगेशन में 20% से ज्यादा पानी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी 20% यूज कर सकता है उस नदी में जितना भी पानी है। तो ऐसे में यह आता है कि पाकिस्तान को समस्या क्या हुई भाई, आखिरकार इनके पेट में क्यों एक तरह से दर्द होने लगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया द डिजाइन फीचर ऑफ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, एक था किशनगंगा और दूसरा था जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा में बना था, और दूसरा था रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और रातले हो गया, दुल्हस्ती हो गया, आपके सारे किस्में हैं, ये आपके चेनाब में बने हुए। तो चेनाब में है रातले प्रोजेक्ट। तो इन दोनों को लेकर पाकिस्तान ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। उसने क्या कहा कि ऑल्दो दे आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, हालांकि ये तो क्या है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। अब आप ये समझिए रन ऑफ द रिवर क्या होता है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा एरिया है वो काफी पहाड़ी एरिया है ना। तो पहाड़ से जब नदी ऊपर से गिरती है, ऐसे ऐसे करके गिरती है, तो ऑलरेडी इतना स्पीड से ऊपर से लेके नीचे तक गिर रही है। तो यहीं पे हमने टरबाइन लगा दिया और उसमें से वो नदी का वेग से इतने ऊपर से जो पानी गिर रहा है, नीचे टरबाइन वो घूमेगा, उससे बिजली क्रिएट होगी, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें हमने अलग से जबरदस्ती जानबूझ के नदी को तो ऊपर से गिराया नहीं, वो तो नेचुरल फ्लो में ही ऐसे गिर रही थी क्योंकि पहाड़ों से बहते हुए जा रही थी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं रन ऑफ द रिवर, कि रिवर के रन करते करते हमने अपना काम निकाल लिया, हमने अपना बिजली कर ली, बना ली उसमें से। अच्छा, पाकिस्तान का तो मूर्खों को लगता है, इनको ऐसा लगता है कि उस पानी में से हमने बिजली निकाल ली और इनको बिना बिजली का पानी दे दिया है ना। तो ये चीज़ है पाकिस्तानियों के दिमाग का स्तर है ना। तो ऑल्दो दे आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि ये क्या है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेचुरल फ्लो। तो भाई ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, रिवर के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी ऐसी बहती थी, बस वहां पे हमने अपना एक टरबाइन लगा दिया जिससे बिजली बनने लगी है। तो ये होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो भारत का यही कहना है कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि इससे क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट हो गई। तो हमने कहा कि भाई कहाँ वायलेट कर रहे हैं, वो तो जैसे है वैसे हम लोगों ने कर रहा। फिर 2015 में क्या बात हुई कि पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट एग्जामाइन इट्स टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स टू द प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। यानी कि 2015 में पाकिस्तान ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की टीम को गठन किया जाना चाहिए जो कि ये एग्जामाइन करेंगे, जो कि ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल ऑब्जेक्शंस क्या हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल खामियां क्या हैं, इनको क्या करेंगे, ये अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो हाउएवर इट यूनिलैटरली रिट्रैक्टेड दिस रिक्वेस्ट अ ईयर लेटर एंड इंस्टेड प्रपोज्ड एडजुडिकेशन बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हाउएवर, हालांकि ये जो बातें थी इसको यूनिलैटरली यानी एक तरह से क्या किया गया है, एक तरफा इसको क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है दिस रिक्वेस्ट को अ ईयर लेटर, एक साल बाद, एंड इंस्टेड प्रपोज्ड एडजुडिकेशन बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इवन इसको क्या किया गया है, प्रपोज किया गया है कि इसका जो मामला सुलटाया जाएगा वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। हालांकि जो आर्टिकल 9 है इस ट्रीटी का, इसने प्रोवाइड किया है ग्रेडेड 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोग्राम मैकेनिज्म इन विच डिस्प्यूट्स आर फर्स्ट डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ इंडस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान। पहले तो ये कहा है कि पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो, जो कमिश्नर हैं आपके इस ट्रीटी को लेकर वो लोग डिसाइड कर लो कि किस लेवल पे डिस्प्यूट है। फिर देन एस्केलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट। फिर उसके बाद इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है उस तक इसको भेजो, एंड ओनली देन टू द पीसीए इन द हेग। और पहले फिर उसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करो, जो कमिश्नर लेवल अधिकारी हैं आप लोग वो डिसाइड करो क्या डिस्प्यूट है। फिर उसको वर्ल्ड बैंक ने जो कमिटी बिठाई है उसको इसको भेजो, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट उसकी। तो ये सेकंड स्टेज में ही इसकी क्या हुई है, इसकी रिपोर्ट आई है इस कमेटी की, और वो भारत के पक्ष में आई है। ठीक है, और जो तीसरा स्तर होगा वो जो द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट है, जस्टिस कोर्ट है, उसका जो ये आपका क्या नाम है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। तो ये भी याद रखना कि ये है कहाँ पे। तो थर्ड स्टेज पे मामला वहां जाएगा। अभी तो सेकंड स्टेज पे जो आया है ये किसके पक्ष में निर्णय आया है, भारत के ही पक्ष में, क्योंकि भारत का पक्ष सही है, पाकिस्तान तो जबरदस्ती मतलब कुछ भी। तो nonetheless on Pakistan's insistence the World Bank on October 13 instituted 2 parallel process। तो पाकिस्तान बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि देखो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने दो आपके क्या किए थे, दो चीज़ों को फॉर्म किया था। इट अपॉइंटेड माइकल लेनो, इनको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इनको न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया था इस प्रोसीडिंग्स में। न्यू दिल्ली ने बॉयकॉट किया था वाइल कंटिन्यूइंग टू पार्टिसिपेट टू व्हाट इट कॉल्स ट्रीटी कंसिस्टेंट। तो ये भी एक तरह से न्यू दिल्ली ने इसको बॉयकॉट किया था कि ये क्या मतलब फालतू काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है व्हाई इज दिस एक्सपर्ट्स डिसीजन सिग्निफिकेंट, कि ये जो एक्सपर्ट्स का डिसीजन आया ये अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। द न्यूट्रल एक्सपर्ट हैज़ हेल्ड 3 मीटिंग्स। तो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट थे उन्होंने 3 मीटिंग्स करी हैं विद द पार्टीज कंसर्न, मतलब कंसर्न पार्टीज के साथ। ही विजिटेड द किशन गंगा एंड रातले प्रोजेक्ट्स लास्ट जून। ड्यूरिंग द न्यूट्रल एक्सपर्ट मीटिंग पाकिस्तान सबमिटेड दैट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रेज्ड बाय द इंडिया डू नॉट फॉल विद द पार्ट 1 ऑफ एनेक्सेचर एफ। ठीक है, तो उनका कहने का यही मतलब था कि जो भी इंडिया ने जो भी एक तरह से क्या किया है, पाकिस्तान ने जो भी सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेटअप किए हैं, न्यूट्रल कमिटी ने बताया वो कुछ भी हमें वैलिड नहीं लग रहे हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैड आर्ग्यूड दैट दीज फॉल स्क्वायरली एंड इंटायरली विद इन द अफोरमेंशन्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटी। जबकि भारत ने कहा है कि हमारा जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो एकदम संधि के अनुसार कर रहे हैं। फिर एक्सपर्ट जो माइकल लेनो है उन्होंने 7 जनवरी को डिसाइड किया कि मतलब एक तरह से फॉर्मल प्रेस में अपना रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने डिसाइड किया, having carefully considered and analyzed the party's submission, the neutral expert finds that he should proceed to render a decision on the merits of the points of difference। तो इन्होंने कहा कि हम points of difference को क्या करेंगे, देखेंगे। फिर बाद में इस्लामाबाद के जो कंटिन्यू जो आपके एक तरह से क्या है उनके कंसर्न्स हैं उनको रेज करते हुए इसमें इशूड नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट सच नोटिस द मोर 6 डिकेड्स ऑफ द ट्रीटीज एग्जिस्टेंस। तो भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम इस ट्रीटी को फिर से रिवाइज करते हैं, और रिविजिट करते हैं तो उसमें एक तरह से भारत को ही ज़्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि जिस एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा पानी अपना यूज़ ही नहीं करते थे, आपको दे देते थे। ठीक है, तो इंडिया अप टू द एंड लास्ट सितंबर, तो वही चीज़ है, द वर्ल्ड रिव्यू अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इफेक्टिवली सिग्नल्स न्यू दिल्लीज इंटेंट टू रिवोक एंड रीनिगोशिएट ट्रीटी विच विल टर्न 65 दिस ईयर। ठीक है, तो ये ट्रीटी एक तरह से क्या हो जाएगी, इस साल 65 साल की हो जाएगी, 65 साल यानी 65 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें आती हैं मतलब ये निर्णय एक तरह से जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का था वो भारत के पक्ष में आया था कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और बिल्कुल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो ये था इस ट्रीटी के बारे में। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया है।
अब हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं एनडीए के लिए 2025 के लिए और हमारा सीडीएस के लिए 2025 के लिए, वो दोनों ही बैचेस हमारे क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन बैचेस। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर जो हमारा प्रयागराज का हेड ऑफिस है उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।